6th सेंचुरी बीसी को क्यों एक ऐसा मेजर पीरियड कहा जा रहा है जिसमें इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स या एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट यानी कि बैक टू बेसिक की, तो इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो कि हमें इंस्क्रिप्शन से मिले हुए हैं। फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ मगध यानी कि उन सभी फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से मगध जो है वो अपने सभी कंटेम्प्रेरी महाजनपद के बीच में से एक ग्रेटर महाजनपद बनकर इमर्ज होता है। अशोक या मौर्यन एम्पायर के जाने के बाद अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप आपको इमर्ज होती हुई नजर आएगी, यानी कि द किंगडम्स इमर्ज होंगे, यहाँ पर नए चीफडम्स इमर्ज होंगे और ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर आपको कई सारे नए नए किंगडम्स जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी तक का ये जो समय है, इस समय पर कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट जो है जो इंडिया में हो रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 12th हिस्ट्री का एक और यानी कि चैप्टर 2 का रैपिड रिवीजन, जहां पर आज हम रिवाइज करेंगे हमारा चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स को। चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। अब अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो जहां पर हमने हमारे पहले चैप्टर यानी कि ब्रिक, बीट्स एंड बोन में इंडिया के पहले अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, वही हमारा सेकेंड चैप्टर हमें इंडिया के सेकेंड अर्बनाइजेशन के बारे में बता रहा है। तो ये चैप्टर बेसिकली डील करेगा हमारे साथ 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी तक का ये जो समय है, इस समय पर कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट जो है जो इंडिया में हो रहे हैं और इन डेवलपमेंट के कारण क्यों इंडिया का ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज कहला रहा है, वो सारे डेवलपमेंट्स हमने इस चैप्टर में देखने हैं। तो अगर बात करी जाए तो 6th सेंचुरी बीसी को क्यों इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो यहाँ पर आपको याद रखना है वो है यहाँ पर द इमर्जेंस ऑफ द अर्ली सिटीज एंड टाउन्स। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या सिटी और स्टेट्स किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा हुआ था कि ये वो समय है जहां पर नई नई ट्राइब जो हैं वो एक जगह पर सेटल होती हैं, वो अपना किंगडम बनाना शुरू करेंगी और यहाँ से हम देखेंगे द राइज ऑफ द 16 महाजनपद। ठीक है जी, उसके बाद अगली चीज क्या थी कि वैसे तो आयरन 1000 बीसी में डिस्कवर हो चुका था, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी आते आते भाई ये जो आयरन है इसका यूज जो है ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, ना सिर्फ वॉर के लिए बल्कि एग्रीकल्चर में भी, और जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सरप्लस में दोबारा से प्रोडक्शन उसका होने लगा है और यहाँ से अर्बनाइजेशन जो है वो इसका इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। देन आती है बात ट्रेड की। अब ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम से नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अब कॉइनेज का यूज किया जा रहा है। तो इस कॉइन के आ जाने से अब ना सिर्फ हमारा ट्रेड इंटरनल लेवल पर बल्कि एक्सटर्नल लेवल पर भी ट्रेड जो है वो बूस्ट होने लगा है। देन लास्ट में अगर हम बात करें तो ये वो समय है जहां पर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में कई सारे थिंकर्स जो है वो इमर्ज हो रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड की ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज जो है उन्हें सॉल्व करने की बात करी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द राइज ऑफ न्यू थॉट्स जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, कंफ्यूजिज्म, ये सारे थॉट्स जो है वो यहाँ पर हमने देखने हैं। अब इन थॉट्स के बारे में हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा 4th चैप्टर आएगा उसमें हम बात करेंगे। चलिए जी, तो अगर बात करी जाए कि भाई 6th सेंचुरी बीसी का ये जो समय है इसकी अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमें जानने के कैसे मिला, यानी कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ दिस हिस्ट्री। ठीक है जी, तो सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आते हैं टेक्सचुअल एविडेंसेस। तो इस समय के बारे में हमें ढेर सारे टेक्सचुअल एविडेंसेस मिले हुए हैं जैसे कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और भी ढेर सारे सोर्सेज जिससे हम इस समय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सके हैं। देन अगर हम बात करें हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में तो मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पोट्री, ये सभी चीजें जो हैं वो हमें इस पीरियड के बारे में बहुत कुछ बता रही हैं। देन अगर हम बात करें तो रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि बुद्धा, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर जो है ये भी हमें इस समय के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रही है। और देन आते हैं हमारा एक नया सोर्स यानी कि इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन जो है ये किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखे गए राइटिंग मटेरियल हैं जिन्हें अगर हम कैटेगराइज करें तो इस समय पर हमें 3 अलग अलग तरीके के इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन, जिन्हें जनरली लैंड ग्रांट करते समय जो एलीट ग्रुप होता है, जब भी वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को या ब्राह्मण को या किसी को भी लैंड ग्रांट दिया जाता है तो उसे लिखवाया जाता है, जिन्हें आप वोटिव इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। देन आते हैं रॉयल एडिक्ट।
तो अशोक जैसे महान राजा जब अपनी डिक्री को या ऑर्डर को अपने जन सामान्य के लिए, अपने प्रजा के लिए लिखवाते थे, तो उन्हें वो इस तरीके से बड़े बड़े हार्ड सर्फेसेस रॉक्स के ऊपर लिखवाया करते थे, जिसे कि रॉयल एडिक्ट्स कहा जाता है। और देन आते हैं यूलॉजिक इंस्क्रिप्शन। तो जैसे समुद्रगुप्त की हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई थी कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर तारीफ करी हुई है समुद्रगुप्त की, तो वो इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पर यूलॉजिक इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में आपने देखने हैं। ठीक है जी, चले जी, अब बात करते हैं द फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ मगध, यानी कि उन सभी फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से मगध जो है वो अपने सभी कंटेम्प्रेरी महाजनपद के बीच में से एक ग्रेटर महाजनपद बनकर इमर्ज होता है। तो अगर हम बात करें कि ये वो समय है जहां पर हमने 16 महाजनपद देखे, और इन सभी 16 महाजनपद की अगर हम बात करें तो सब में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर था, यानी कि सभी के पास अपनी एक कैपिटल थी। इन सभी की अगर बात करी जाए तो इनके पास एक आर्मी है, ये रेवेन्यू लिया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स है जिनकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े महाजनपद जो हैं आप देख सकते हैं। लेकिन वो फैक्टर जिसकी वजह से मगध का राइज होगा, तो सबसे पहली चीज है भाई द फर्टाइल लैंड, क्योंकि मगध जो है वो एक ऐसे ज्योग्राफिकल टेरिटरी पर लाई कर रहा है जहां पर गंगाटिक वैली होने के कारण ढेर सारा फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, और इस फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर करवाया जा सकता है, जिससे स्टेट को एक अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। देन बात करी जाए द अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स की, तो ये एरिया वो है जहां पर डीप फॉरेस्ट है, और इन फॉरेस्ट में ढेर सारे एलिफेंट्स अवेलेबल हैं, जिनकी वजह से मगध की जो आर्मी है वो बाकी आर्मीज की कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई। देन बात करी जाए रिवराइन रूट्स की, तो मगध की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पर ढेर सारी रिवर्स अवेलेबल हैं, और जिन रिवर्स के वजह से ढेर सारा रिवराइन रूट्स होने के कारण अच्छा खासा ट्रेड और वॉर वगैरह जो है वो आसानी से यहाँ पर करी जा रही हैं। देन आती है अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वो जगह है जहां पर ढेर सारे आयरन डिपॉजिट्स आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मगध जो है वो उसके बाकी कंटेम्प्रेरी महाजनपद के कंपैरिजन में अच्छा खासा आयरन होने के कारण यहाँ पर वॉर के ज्यादा चांसेस हैं, एग्रीकल्चर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, टूल्स इंप्लीमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है जी। देन सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एम्बिशियस किंग, क्योंकि मगध महाजनपद में ऐसे कई सारे एम्बिशियस किंग अगर आप देखें तो भाई हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार हुए, अजातशत्रु है, महापद्मानंद हुए। ठीक है जी, तो ये सभी एम्बिशियस किंग हैं जिनकी वजह से ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो ठीक तरीके से यूज करे गए, और मगध जो है वो सबसे बड़ा जनपद जो है वो बनकर उभरा हुआ था। अब नंद डायनेस्टी के बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो स्टैब्लिश करते हैं मौर्यन एम्पायर को, और इस मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं जो कि हमें याद रखनी है। तो अगर बात करी जाए तो भाई मौर्यन एम्पायर जो है वो फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, उसके बाद उनके बेटे होते हैं बिंदुसार, और देन यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अशोका द ग्रेट। तो अगर बात करी जाए कि इस मौर्य एम्पायर के बारे में कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे कि हम मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, तो सबसे पहले आते हैं स्कल्पचर्स, ढेर सारे स्कल्पचर्स हमें यहाँ से मिल जाएगा, पोट्री मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट अगर बात करी जाए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ये सभी टेक्स्ट जो हैं वो हमें मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बता रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अशोक के इंस्क्रिप्शन, जिनसे हमने ढेर सारी चीजें अशोक के रिलीजियस और सोशल मैटर के बारे में समझी हुई है, वो हमें अशोक के इंस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। अब अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा हुआ था जेम्स प्रिंसिप ने, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिसाइफर किया हुआ था, और जिससे पता चला कि देवनाम पियदसी कहा जाने वाला राजा और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अशोक ही है। देन बात करी जाए कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए। तो अगर आप बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पर ये लिखे गए प्राकृत लैंग्वेज में और यूज करी गई ब्राह्मी स्क्रिप्ट को। और अगर बात करी जाए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की, तो वहां पर यूज किया गया अरमेक एंड खरोष्टी लैंग्वेज को, और यूज करी जा रही है खरोष्टी स्क्रिप्ट में। तो अब बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और एम्पायर को 5 अलग अलग प्रोविंसेस में बांटा गया। तो सबसे पहले आता है कोर एरिया, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, जिसे मगध की टेरिटरी के ऊपर स्टैब्लिश किया गया। बाकी की जो टेरिटरीज, जैसे अगर हम बात करें नॉर्दर्न वाले एरिया की, तो उसे कहा गया उत्तर पथ, जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी, जहां पर पहले अशोक को गवर्नर बनाया गया। उसके बाद हुआ दक्षिण पथ, जहां पर आ रही है सुवर्णगिरी, जो कि कोलार गोल्ड फील्ड्स के आसपास का एरिया है। देन बात करें इसके ईस्टर्न पथ की, यानी कि प्राच्य पथ, जिसकी कैपिटल तोशाली या कलिंग हुई, और उसके बाद आता है वेस्टर्न पथ या फिर अवंती पथ, जिसकी कैपिटल हुई उज्जैनी। तो इस तरीके से पूरे एम्पायर को 5 अलग अलग प्रोविंस में बांटकर उसका बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखा गया। अब जब अशोक पावर में आते हैं, तो अशोक के पावर में आ जाने के बाद उन्होंने वॉर किया कलिंग के साथ, और कलिंग का जो पूरा टेरिटरी था वो उन्होंने कॉन्कर कर लिया है। लेकिन उस कॉन्कर
कॉन्करिंग के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई वॉर जो है उससे चीजें अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगी, और अगर मुझे अपनी प्रजा को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो मुझे उसके साथ साथ सोशल और रिलीजियस हार्मनी भी कहीं ना कहीं अपने स्टेट में स्टैब्लिश करनी होगी। और इसके लिए अशोक कंट्रोलिंग के लिए लेकर आते हैं धम्म महामत्तास को, हु आर दी स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड, जो क्या काम करेंगे, जो देखेंगे कि भाई जो प्रजा है वो ठीक तरीके से कंडक्ट और बिहेवियर उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो अशोक ने यहाँ पर अडॉप्ट किया है अपना धम्म, और इस धम्म के मैसेजेस को प्रोपगेट करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था इन धम्म महामत्तास को। तो व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ द अशोक धम्म? तो अगर सबसे पहले बात करें तो भाई यू हैव टू रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर्स, ठीक है। उसके बाद जनरॉसिटी होनी चाहिए आपके ब्राह्मण्स के लिए। उसके बाद ट्रेड और जो आपके सर्वेंट्स हैं, जो स्लेव्स हैं, उनको आपको बेटर तरीके से ट्रीट करना है। देन यू शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर योर एज वेल एज अदर्स रिलीजन, ठीक है। तो जो एक सोशल और जो कम्युनल हार्मनी है वो कहीं ना कहीं स्टेट जो है उसमें अशोक है मेंटेन करना चाह रहे थे। उसके बाद बात करें कि भाई अशोक या मौर्यन एम्पायर के जाने के बाद अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप आपको इमर्ज होती हुई नजर आएगी, यानी कि द किंगडम्स इमर्ज होंगे, यहाँ पर नए चीफडम्स इमर्ज होंगे, और ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर आपको कई सारे नए नए किंगडम्स जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेक्कन या फर्दर साउथ की, तो यहाँ पर 3 मेन किंगडम्स यानी कि द चोला, चेरा, पांड्यास, और जिस पूरे एरिया को अगर हम कंबाइंड बात करें तो तमिलकम कहा जाता है। उसके बाद और कई सारे नए पावर, जैसे कि अगर आप डेक्कन की बात करेंगे तो यहाँ पर सातवाहना का इमरजेंस देखने को मिलता है। नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की बात करें तो वहां पर शक का इमरजेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सभी नए नए जो राजा हैं, जो किंग हैं, ये अपने साथ नई नोशंस को लेकर आते हैं कि अपने आप को वो किस तरीके से डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही इंडिया में आते हैं कुशान्स, और कुशान के साथ इंडिया में एक नया नोशन यानी कि द डिवाइन किंगशिप का नोशन आ रहा है, जिसमें राजा जो है वो अपने बड़े बड़े स्टैच्यूज बनवा रहे हैं, मंदिरों में अपने आप को वेनरेट करवा रहे हैं, और साथ ही साथ भगवान की मूर्ति के साथ साथ अपना नाम जो है कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर वाज स्टार्टेड ऑफ द डिवाइन किंगशिप, जहां पर अपने आप को हाई स्टेटस प्रोवाइड करना, अपने आप को वेरियस डाइटीज के साथ आइडेंटिफाई करना, ये एक नया तरीका कहीं ना कहीं कुशान और गुप्ता रूलर्स के साथ देखने को आपको मिलेगा। तो इसी के एविडेंस हमें मिलते हैं द कोलाजल स्टैच्यू ऑफ द कुशान, जो कि श्राइन में मिला हुआ है, मथुरा के अफगानिस्तान में मिला हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर राजा जो हैं ये अपने लिए देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड जैसे जो टाइटल्स हैं उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं। देन अगर आगे बात करी जाए कि भाई ये तो वो सभी चीजें होंगी जो हमें राजा के बारे में बता रही है, उसके किंगडम के बारे में बता रही है। अब बात करते हैं जनरल मास की। तो जिस तरीके से राजा अपने इंस्क्रिप्शन पर अपनी तारीफें कर रहा है, क्या सच में समाज भी राजा को उसी तरीके से देख रहा है? और जो लोगों का पर्सपेक्टिव है उसको जानने समझने के लिए, उन पॉपुलर परसेप्शन के लिए हमारे पास कुछ दूसरे सोर्स आते हैं, जैसे कि जातक या फिर पंचतंत्र। अब यही स्टोरीज हमें बता रही है कि कुछ किंग पॉपुलर हैं और कुछ किंग जो हैं वो अनपॉपुलर हैं, क्योंकि वो बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो लोगों से चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब उसके साथ साथ जब किंग रेवेन्यू को चार्ज करते हैं, लोग उन्हें कहीं ना कहीं नापसंद करते हैं, तो धीरे धीरे किंग्स ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी जिससे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट कर सके। और सबसे पहले आता है इसमें आयरन प्लो शेयर का यूज करना, और देन आती है इरिगेशन के ऊपर फोकस करना। तो अब जो राजा है वो अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कई सारी नई नई इरिगेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। कहीं पर वेल बनाए जा रहे हैं, कहीं पर तालाब खुदवाए जा रहे हैं, और ऐसे काम को करते समय राजा हमेशा अपने नाम को मेंशन करते हैं कि ना किसी इंस्क्रिप्शन पे, जिसका एग्जांपल हमने देखा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। ठीक है जी। उसके बाद इमरजेंस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक हायरार्की हमने देखनी शुरू करी कि भाई जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बूस्ट हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो अचानक से सोसाइटी में एक हायरार्किकल डिवीजन देखा जाएगा, जहां पर जो मनी लैंडर्स हैं, या फिर आप एक तरीके से बोल लीजिए कि जो अपर कास्ट हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गए, उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स हो गए, और देन एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए। ठीक है जी। उसके बाद जब लैंड ज्यादा हुआ, तो लैंड के ज्यादा हो जाने से लैंड ग्रांट्स करी जा रही हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ब्राह्मण्स को, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तो बूस्ट करेंगे ही, और साथ ही साथ राजा को भी ये पॉपुलर बना रही हैं। सो दीज लैंड ग्रांट्स आर एम्ड टू एक्सपांड द एग्रीकल्चर एक्सपांशन और स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। चलिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें इस अर्बन सोसाइटी के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं द अर्बन पॉपुलेशन एंड द एलीट क्राफ्ट पर्संस की। तो ये सभी किंग और एलीट जो है ये अर्बन सोसाइटीज में यानी कि सिटी या टाउन्स में रहते थे, फोर्टिफाइड सिटीज में, कैपिटल्स में ये लोग रहा करते थे। वहां पर ट्रेड के इमरजेंस में ढेर सारा क्राफ्ट किया जाता था। तो अलग अलग तरीके का क्राफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो ऑर्नामेंट्स को बना रहा है, टूल्स को बना रहा है ना, वेरियस टूल मटेरियल से इन चीजों का यहाँ पे यूज हो रहा है। अर्बनाइजेशन देखा जाएगा तो कई सारे ट्रेड और टाउन्स का इमरजेंस आपको देखने को मिल जाएगा,
जाएगा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, ऐसे कई सारे टाउन जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब टाउन्स क्यों बन रहे हैं बेटा, इसके दो रीजन है कि या तो वो कोई कैपिटल है या फिर वो एक बड़ा सा मार्केट प्लेस या ट्रेड सेंटर है, ठीक है जी। तो इन दोनों चीजों की वजह से नए नए टाउन्स जो है उनका इमरजेंस हमें देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद बात करी जाए ट्रेड की, तो ट्रेड अब ना सिर्फ इंटरनली हो रहा है बल्कि एक्सटर्नली भी किया जा रहा है। तो इंटरनल ट्रेड के लिए लैंड रूट का यूज किया जा रहा है और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए रिवर या सी रूट्स का यूज आपको यहाँ पर करने को मिल रहा है। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करी जाए तो रोम और सदर्न एशिया के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, जिससे ढेर सारा गोल्ड कॉइन जो है इंडिया में आता है। और रूलर्स जो हैं वो जनरली इन ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते हैं, ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि इन ट्रेड रूट्स के थ्रू सेफ ट्रेड जो है वो यहाँ से किया जा सकता है। ट्रेड गिल्ड्स का इमरजेंस आप यहाँ पर देखेंगे, जो प्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके एक्सचेंज के ऊपर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल यहाँ पर रख रहे हैं। देन बात करी जाए कॉइन्स की, तो किंग जो है वो ट्रेड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कॉइन्स को इशू कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वो समय है जहां पर हमें अलग अलग तरीके के ढेर सारे कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं पंचमार्क कॉइन्स, जो कि 6th सेंचुरी बीसी से मौर्य के समय से हम देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं इंडो ग्रीक कॉइन्स, बीच वर दी फर्स्ट कॉइन जिनके ऊपर रूलर का नेम मेंशन था, ठीक है जी, और साथ ही साथ रूलर की इमेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो कि कुशांस के समय पर देखने को मिले। उसके बाद यहूदय, ये कि जो कि एक पहली ऐसी ट्राइब थी, एक ट्राइबल किंगडम था जिसने अपने लिए एक सेपरेट कॉइन जो है वो इशू किया हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा नंबर में और प्योर गोल्ड कॉइन जो है वो गुप्ता के समय पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और रोमन कॉइन्स का साउथ इंडिया में मिलना ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उस समय पर साउथ इंडिया का जो ट्रेड है वो रोमन एम्पायर के साथ किया जा रहा था, ठीक। तो अब बात करते हैं हमारे कंक्लूजन वाले पार्ट यानी कि बैक टू बेसिक की। तो इसमें सबसे पहले हमने बात करनी है हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो कि हमें इंस्क्रिप्शन से मिले हुए हैं। अब इन सभी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस को ये बात रियलाइज हो रही है कि यहाँ पर एक किंग की बात हो रही है जो अपने लिए देवनाम पियदसी और देवनाम पिये जैसे जो टाइटल्स है उनका यूज कर रहे हैं। जब श्रीलंका से इन सभी इंस्क्रिप्शन को एक तरीके से देखा गया, कंपेयर किया गया, तो पता चला कि ये अशोक ही है जो अपने लिए देवनाम पिये और पियदसी जैसे टाइटल्स का यूज कर रहे हैं। जब अशोक के और भी कई सारे इंस्क्रिप्शंस मिले तो अब जब एपिग्राफिस्ट ने इन सभी चीजों को नोटिस किया तो यहाँ पर दे एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट, स्टाइल और लैंग्वेज, जिससे ये बात पता चलती है, कंफर्म होती है कि ये सभी के सभी इंस्क्रिप्शन जो हैं ये एक ही राजा यानी कि अशोक के थ्रू लिखवाए गए हैं। अब अगर हम बात करें कि इंस्क्रिप्शन से मिल जाना या इंस्क्रिप्शन से मिली हुई इंफॉर्मेशन से भी कभी कभी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इंस्क्रिप्शन से सही इंफॉर्मेशन निकाल पाना या कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल पाना काफी मुश्किल था। तो पहली चीज क्या हो रही है कि भाई देयर आर टेक्निकल लिमिटेशंस। बहुत सारे अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिन्हें पढ़ा नहीं गया, जिनकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करी गई, जिनकी वजह से टेक्निकल लिमिटेशंस होने के कारण इंस्क्रिप्शन से कंप्लीट मैसेज जो है वो पता नहीं चल रहा है। दूसरी लिमिटेशन है कि बहुत से इंस्क्रिप्शन जो है वो टूटे हुए हैं, डैमेज है या उनमें कुछ लेटर्स जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से कंप्लीट मैसेज जो है वो पता नहीं चल पा रहा है। देन बात करी जाए लैक ऑफ क्लैरिटी की कि भाई जो लिखा हुआ है उसे सही पर्सपेक्टिव में समझना, उसका एक्चुअल इंटेंशन पता लगाना भी काफी मुश्किल हुआ। देन बात करी जाए कि भाई बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है जो कि अनडिसिफाइड है कहीं ना कहीं, और बहुत से इंस्क्रिप्शन अगर हम बात करें तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें किसके बारे में बता रहे हैं, राजा के बारे में बता रहे हैं। तो इन इंस्क्रिप्शन से आम जनता के बारे में चीजें पता लगाना काफी मुश्किल था। सो नॉन रिलेवेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन भी कहीं ना कहीं एक ऐसी लिमिटेशंस हुई जिसकी वजह से इंस्क्रिप्शन आर नॉट दी ओनली सोर्स जिसकी वजह के जिसके ऊपर हम जो है कंप्लीटली डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने हमारे पूरे चैप्टर को रिवाइज किया हुआ है। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। सो हिस्टोरियन हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, जो कि सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइनेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द अर्ली इंडियन एम्पायर। अनदर क्वेश्चन, 6th सेंचुरी बीसी को क्यों एक ऐसा मेजर पीरियड कहा जा रहा है जिसमें इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स या एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और अपने चैप्टर को रिवाइज करना है। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।